बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी का है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के इस लेक्चर में टोपोलॉजी पढ़ने से पहले हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी की वैसे तो हमारे पास 5 टाइप्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम बस टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ विद डायग्राम और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स होते क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए जाते हैं। उसके स्टैंडर्ड जो है ना वो बता दिए जाते हैं, स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं एक प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया जाता है कि जब ये चीज़ बनाई जाएगी तो इसके ये स्टैंडर्ड्स हैं, ताकि जब कंपनीज उस चीज़ को बनाएं तो उन स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर ही वो उस चीज़ को बनाएं। चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, इंटरनेशनल लेवल पर हो या मुल्की सतह पर हो, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाते हैं और ये वो अदारे डिसाइड करते हैं जिनको इजाज़त है स्टैंडर्ड डिसाइड करने की, स्टैंडर्ड्स बनाने की। बाद में फिर उसकी टेस्टिंग भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है कि जब वो चीज़ अगर उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है तो फिर ही वो चीज़ मार्केट में लॉन्च की जाती है, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हर चीज़ के अब स्टैंडर्ड होते हैं। इसी तरह से नेटवर्क स्टैंडर्ड से मुराद है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर जब भी नेटवर्क बनाया जाएगा तो नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर्स, और नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं यानी प्रोटोकॉल्स वगैरह या दूसरे जो दीगर सॉफ्टवेयर हैं नेटवर्क के, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए गए हैं एक प्रिसाइज डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जिसके मुताबिक जब ये कंपनीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती हैं तो इन स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखती हैं ताकि इनकी डिवाइसेस उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करें, ताकि जब नेटवर्क में इस्तेमाल हों तो काम आ सकें। अगर वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही नहीं होंगी तो नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी, चाहे वो कंप्यूटर्स ही क्यों ना हो। अगर किसी कंपनी ने ऐसा कंप्यूटर बनाया जो नेटवर्क स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, जो नेटवर्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको मीट ही नहीं कर रहा, उन पर पूरा ही नहीं उतर रहा, जो कि तय किया गया ऑर्गेनाइजेशन और गवर्निंग बॉडीज़ की तरफ से, जो अदारे नेटवर्क स्टैंडर्ड बनाते हैं उनकी तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो जब वो कंप्यूटर कोई शख्स इस्तेमाल करेगा ख़रीदने के बाद तो वो नेटवर्क में कंप्यूटर शायद सही काम ही ना कर सके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं कर रहा। इसलिए कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, हमारी डिवाइसेस, हमारे सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक कंपैटिबल होते हैं, इनको नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कहते हैं। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ डी फैक्टो स्टैंडर्ड। डी फैक्टो बेसिकली एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स, यानी हकीकतन ये बनाए जाते हैं। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर तो नहीं तय किए जाते, लेकिन कुछ अदारे अपने तौर पे अपनी डिवाइसेस के लिए तय कर लेते हैं और फिर दुनिया में मोस्टली इस्तेमाल होने लग जाते हैं। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो शुरू से इस्तेमाल हो रहे हैं और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल SNA है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये दूसरी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो अदारे हैं उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया, तो ये डी फैक्टो स्टैंडर्ड के अंदर आता। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है डी जोर स्टैंडर्ड्स। डी जोर स्टैंडर्ड्स, इसमें जो वर्ड डी जोड़ है इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कवानीन के मुताबिक बनाए गए हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, बहुत सारे अदारे हैं जो कि इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं और पूरी दुनिया में जो नेटवर्क डिवाइसेस बनाई जाती हैं या कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल्स बनते हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अगर वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे तो सारी डिवाइसेस के ऊपर फिर चलेंगे और काम करेंगे। इसलिए हर कंपनी जब बनाती है प्रोटोकॉल्स या हार्डवेयर्स वगैरह या डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक स्विचेस, मॉडेम्स और कंप्यूटर्स वगैरह, तो वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इनके मुताबिक ही अपनी डिवाइसेस को बनाते हैं। इनमें कुछ अदारे हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जिनमें मशहूर जो पॉपुलर गवर्निंग बॉडीज़ हैं या अदारे हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड तय किए हैं, उनमें एक आता है IEEE, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, EIA और टेलीकॉर्डिया, फिर CCITT। ये वो अदारे हैं
जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने नेटवर्क के कुछ स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किए हैं कि नेटवर्क जब भी डिज़ाइन होगा तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिज़ाइन होगा और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स बनेंगे और फिर वो काम करेंगे। फिर इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं नेटवर्क के लिए डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाती हैं, ताकि वो आपस में जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल के काम करें तो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, तो फिर ही वो आपस में सही काम कर सकेंगे। उम्मीद है कि आपको नेटवर्क स्टैंडर्ड और उसकी टाइप्स की समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक है और वो हमने करना है लाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलते हैं लाइट बोर्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी इस चैप्टर का एक मेजर टॉपिक है और नेटवर्किंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट टॉपिक होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं उसके ऊपर अभी बात करते हैं। आज जो हम इसकी टाइप पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली वो है बस टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझिएगा। डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क। जब भी हम कोई नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क का जो फिजिकल लेआउट होता है, यानी उस नेटवर्क की जो बनावट होती है, यानी उस नेटवर्क की शेप जो होती है, हम कह सकते हैं कि जो नेटवर्क की शेप है, यानी हम कह सकते हैं शेप ऑफ नेटवर्क, शेप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, या इसको सिंपली टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो जब भी देखें कंप्यूटर्स को जब भी आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसको कनेक्ट करने के डिफरेंट लेआउट्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करते हुए लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अमूमन जब लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है तब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि हमने किस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क को बनाना है। एक तरीका होता है कि हम दरमियान में एक डिवाइस लगाएं और उसके ज़रिए से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दें। एक मेथड है कि दरमियान में एक वायर लगाएं और सारे कंप्यूटर्स को उस वायर के साथ अटैच कर दें। एक मेथड होता है जिसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में डायरेक्टली अटैच कर देते हैं। ये डिफरेंट नेटवर्क के लेआउट्स हैं, ये डिफरेंट नेटवर्क की शेप्स हैं। तो इसी चीज़ को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि द वे इन विच नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, दिस कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी वो तरीकाकार जिसके मुताबिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाएंगे उसे हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी में हमारे पास 5 मेजर टाइप्स हैं जो हमारी बुक में मेंशन हैं, जिनमें सबसे पहले आती है हमारे पास बस टोपोलॉजी, जो आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बस टोपोलॉजी के बाद हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, फिर हमारे पास होती है ट्री टोपोलॉजी एंड देन मैश टोपोलॉजी। सो दीज आर 5 मेजर टोपोलॉजीज मेंशन्ड इन दिस बुक। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि बस टोपोलॉजी होती क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है बस टोपोलॉजी की उसको देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इस टोपोलॉजी में प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि हर नेटवर्क में ख़ास प्रोटोकॉल होता है जिसके पास रूल्स होते हैं, जिसके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि किस तरह से मैसेज को सेंड करना है और रिसीव करना है, नेटवर्क में कम्युनिकेशन कैसे करवानी है। तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है जो बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है और वो प्रोटोकॉल किस तरह से काम करता है वो भी देखेंगे। एंड लास्टली हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बस टोपोलॉजी होती क्या है। बस टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल वायर के साथ अटैच होते हैं, डायरेक्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है, दरमियान में एक सेंट्रल वायर है जिसके साथ सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। उस एक वायर के ऊपर से डाटा ट्रांसफ़र होगा एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर तक। उस वायर को हम बैकबोन ऑफ द नेटवर्क भी कहेंगे क्योंकि ये यहाँ पर एज अ बैकबोन काम कर रही है। ये जो सेंट्रल वायर है इसको हम बैकबोन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में मौजूद है और यही पूरे नेटवर्क को हैंडल करती है। पूरे नेटवर्क की कम्युनिकेशन और डाटा कम्युनिकेशन को यही हैंडल करती है। डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखिएगा ज़रा कि यहाँ पर दरमियान में जो यहाँ पर वायर लगी आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं ईथरनेट बस या बैकबोन। इसको सिंपली बस भी कहा जाता है। ये जो वायर आपको नज़र आ रही है इसको हम सिंपली बस भी बोल सकते हैं। तो ये बस बेसिकली वायर का नाम है। इसके बाद अगर आप देखें तो कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2 और कंप्यूटर नंबर 3, ये तीनों कंप्यूटर्स जो हैं वो किसके साथ कनेक्टेड हैं, इस सेंट्रल वायर के साथ
जिसको हम बैकबोन कह रहे हैं, जिसको हम ईथरनेट बस कह रहे हैं या सिंपली बस कह रहे हैं। ये जो सेंट्रल वायर है सारे कंप्यूटर इसके साथ अटैच है। अगर आप गौर करें, कंप्यूटर नंबर 1 का 3 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कंप्यूटर नंबर 2 का 3 के साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि दरमियान में जो वायर लगी है वो इन सब की कम्युनिकेशन को हैंडल कर रही है। सेंट्रल वायर है या सेंट्रल केबल इसको कह सकते हैं। इस केबल के दोनों एंड्स जो हैं वो इसके टर्मिनल्स कहलाते हैं। टर्मिनल्स होते हैं एंड पॉइंट्स। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। सो देर आर एग्जैक्टली 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैकबोन। एग्जैक्टली 2 ही टर्मिनल्स होंगे। इन टर्मिनल्स पे हमने बैरियर्स, इनको बैरियर्स भी कह सकते हैं या इनको टर्मिनेटर्स भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है वो ज़रा समझिएगा। इसकी मैं आपको वर्किंग बताता हूँ कि बस टोपोलॉजी कैसे काम करती है, फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। होता ये है, अगर कंप्यूटर नंबर 1 मैसेज सेंड करना चाहता है, फर्ज करते हैं कंप्यूटर नंबर 3 को, तो मैसेज जो है वो यहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 1 ने जब मैसेज सेंड करना है तो कंप्यूटर 1 मैसेज के साथ कंप्यूटर नंबर 3 का एड्रेस लगाएगा। जिस तरह हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं उसका फ़ोन नंबर साथ लगाते हैं, ये ईमेल भेजते हैं तो ईमेल एड्रेस साथ लगाते हैं। तो मैसेज जब कंप्यूटर नंबर 1 ने सेंड किया तो एड्रेस किसका लगाया? कंप्यूटर नंबर 3 का। अब होता ये है कि मैसेज ने आना है यहाँ से सेंट्रल वायर के ऊपर, और सेंट्रल वायर से होता हुआ मैसेज जो है वो पहुँचेगा यहाँ पर कंप्यूटर नंबर 3 के पास। लेकिन याद रखिएगा, जो ये सेंट्रल बस होती है ये करती है ब्रॉडकास्टिंग। ये वर्ड याद रखिएगा कि ये जो सेंट्रल बैकबोन है ये करती है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है कि इसने, ये जो सेंट्रल वायर है, जो बैकबोन है, इसने पूरे नेटवर्क में मैसेज को फैला देना है, ब्रॉडकास्टिंग कर देनी। जब मैसेज के सिग्नल्स यहाँ पर आएंगे तो मैसेज इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। जब यहाँ पे आएगा कंप्यूटर नंबर 2 के पास भी मैसेज आएगा, जब यहाँ जाएगा कंप्यूटर 3 के पास भी मैसेज आएगा, इस तरह से यहाँ पर भी मैसेज आ जाएगा। लेकिन हमने किसको भेजा था? कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज किसको भेजा था? कंप्यूटर नंबर 3 को। एड्रेस भी उसने लगाया था, लेकिन वो फैल गया पूरे नेटवर्क के अंदर। ये तो मैंने समझाने के लिए 3 कंप्यूटर्स लगाए हैं, 10 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, तो सबको मैसेज चला जाएगा। अब जब मैसेज सबको चला जाएगा तो होगा ये कि वो कंप्यूटर्स जिनका एड्रेस मैच नहीं कर रहा, लाइक कंप्यूटर नंबर 2 जिसका एड्रेस मैच नहीं कर रहा, ये उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रिसीव होगा इसको, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। और भी कंप्यूटर्स होते हैं 4, 5, 6, 7, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैसेज को एक्सेप्ट वही कंप्यूटर करेगा जिसका एड्रेस मैच होगा, यानी कंप्यूटर नंबर 3 उस मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। कंप्यूटर नंबर 3 उस मैसेज को पढ़ सकता है और उसका फिर रिप्लाई भी कर सकता है। कंप्यूटर नंबर 2 का मैसेज रिसीव ज़रूर होगा, इसमें इंटरप्शन ज़रूर आएगी, यानी ये अपना काम कर रहा है तो इसको पता चलेगा कि मैसेज आया है, लेकिन ये इसका मैसेज नहीं है तो ये उसको ओपन नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात समझनी है, ज़रूरी नहीं है कि 1 ने 3 को भेजा तो दरमियान में कंप्यूटर नंबर 2 आ गया तो इसको मैसेज चला गया। अगर कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 को मैसेज भेजता तब भी कंप्यूटर 3 के पास मैसेज जाना ही जाना था, क्योंकि बस क्या करती है? ब्रॉडकास्टिंग। बस ने पूरे नेटवर्क में मैसेज को फैला देना होता है। तो मैसेज जो है वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसका मैसेज था इसके पास भी आएगा लेकिन आगे भी चला जाएगा। और यहाँ पर जब टर्मिनल्स तक मैसेज जाएगा, यहाँ पर भी जाना ही है। जब टर्मिनल्स तक मैसेज जाएगा तो टर्मिनल्स जो हैं वो सिग्नल्स को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इनको बैरियर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैरियर हैं फॉर द सिग्नल्स, फॉर द मैसेज, ताकि यहाँ पर मैसेज रुक जाए, क्योंकि टर्मिनल्स हैं यहाँ पर मैसेज रुक जाएगा। लेकिन अंदर जितने भी, यानी इस बस के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इस बस पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, इस बस के साथ जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, उन सब कंप्यूटर्स को मैसेज ज़रूर जाएगा। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको ज़रा समझिएगा, लेकिन वो समझने से पहले हमने ये देखना है कि इस टोपोलॉजी में प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, इस टोपोलॉजी में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जिसके पास रूल्स होते हैं कि मैसेज को कैसे सेंड और रिसीव करवाना है, दैट इज़ ईथरनेट। ईथरनेट प्रोटोकॉल हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा हुआ है कि ईथरनेट प्रोटोकॉल एक लैंस प्रोटोकॉल है, और डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ये बस टोपोलॉजी है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर
स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं, तो ईथरनेट इसके अंदर इस्तेमाल होता है। हमने इसके ऊपर पहले डिस्कशन की हुई है। ईथरनेट जो है ये किस टेक्निक को यूज़ करता है मैसेज सेंड करने के लिए? याद रखिएगा, ईथरनेट जिस टेक्निक को यूज़ करता है वो 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास, और ये 3 टेक्निक्स कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ CSMA-CD, नंबर 2 इज़ CSMA-CS एंड नंबर 3 CSMA-CR। CSMA-CS कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन एंड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन रेजोल्यूशन। ये जो CS है इसका मतलब है कैरियर सेंस, CD का मतलब है कोलिजन डिटेक्शन और CR का मतलब है कोलिजन रेजोल्यूशन। सो ये 3 टेक्निक्स हैं। अब ये टेक्निक्स किस तरह से काम करती हैं, इन टेक्निक्स का मतलब क्या है, ईथरनेट प्रोटोकॉल इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कैसे वर्किंग करता है, इसको ज़रा समझिएगा। होता ये है कि ये जो टेक्निक है CSMA-CS कैरियर सेंस, ये वो टेक्निक है जो ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करता है हर दफ़ा जब भी कोई कंप्यूटर मैसेज को सेंड करता है। बैक टू द डायग्राम, देखिएगा ज़रा, कंप्यूटर नंबर 1 जब मैसेज सेंड करने की कोशिश करेगा तो जो प्रोटोकॉल इसके ऊपर हुआ है वो है ईथरनेट। वो क्या करेगा, वो CSMA-CS यानी कैरियर सेंस वाली टेक्निक को यूज़ करेगा। ये टेक्निक ये है कि कंप्यूटर नंबर 1 पे जो ईथरनेट है वो ये चेक करेगा कि क्या ये जो बैकबोन है, ये जो सेंट्रल वायर है जिसे हम ईथरनेट बस या सिंपली बस भी कहते हैं, क्या ये फ्री है, क्या इसके ऊपर किसी और का मैसेज तो नहीं ट्रैवल हो रहा। क्योंकि अगर कंप्यूटर नंबर 2 ने मैसेज भेजा होगा और वो भी इसके ऊपर ही होगा और उधर से कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज भेज दिया तो मैसेज कोलाइड हो सकता है, मैसेज जो है वो टकरा सकता है, इसे कहते हैं कोलिजन आना, कोलिजन आ सकती है। अब अगर वायर फ्री है तो मैसेज भेजेगा, वरना वेट करेगा कुछ देर के लिए जब तक वायर फ्री नहीं हो जाती, ताकि कोलिजन ना आ जाए। कोलिजन से मुराद क्या है कि दोनों के सिग्नल्स आपस में टकरा जाएंगे, दोनों के मैसेजेस ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक केस ऐसा है जिसमें कोलिजन आ सकती है अभी भी इस प्रोटोकॉल के, ये जो टेक्निक है कैरियर सेंस, इसके अलावा एक केस ऐसा है जिसमें कोलिजन आ सकती है। वो केस ये है, कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज सेंड करने की कोशिश की, इधर से कंप्यूटर नंबर 2 ने मैसेज सेंड करने की कोशिश की, दोनों ने एट द सेम टाइम मैसेज सेंड कर दिया। यहाँ पर जो ईथरनेट है और यहाँ पर जो ईथरनेट है प्रोटोकॉल, वो टेस्ट करेगा, चेक करेगा, सेंस करेगा, कैरियर सेंस वो जो पहली टेक्निक है वो यूज़ करते हुए देखेगा बस ये जो बस है, जो वायर है, फ्री है। अगर तो फ्री है उसने भेजना है तो अभी तो फ्री ही है ना, तो इसका मैसेज अभी आया ना इसका मैसेज आया, दोनों का मैसेज आ जाएगा। जब मैसेज आ जाएगा, यहाँ से कंप्यूटर नंबर 2 का मैसेज आ गया और यहाँ से कंप्यूटर नंबर 1 का मैसेज आ गया। जब मैसेज यहाँ पे आ गया दोनों का, तो वो आपस में टकरा जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे कोलिजन आ जाएगी। कोलिजन आ जाएगी और जब कोलिजन आती है तो मैसेजेस दोनों ज़ाया हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, जब दोनों ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल वायर एक है, एक वायर के ऊपर से एक टाइम पे 2 मैसेजेस ट्रैवल नहीं कर सकते। अब ये वाली टेक्निक लगाई जाएगी CSMA-CD कोलिजन डिटेक्शन। अब ईथरनेट क्या करेगा कि इस मसले को रिजॉल्व करेगा, और अब क्या होगा कि दोनों का मैसेज ज़ाया हो चुका है। जैसे ही ये कोलिजन आती है तो पूरे नेटवर्क में हर कंप्यूटर को एक मैसेज पास हो जाता है और ये बताया जाता है कि नेटवर्क इज़ जैम्ड, कि नेटवर्क जैम हो चुका है, फिलहाल किसी ने मैसेज सेंड नहीं करना। अब तमाम कंप्यूटर्स के पास एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम का डिले आएगा जिसके बाद वो मैसेज भेज सकेंगे। क्यों? ताकि अगर ये मसला हल हो गया, दोबारा 2 कंप्यूटर फिर इकट्ठे मैसेज भेज दें, फिर कोलिजन आ जाएगी। उसके लिए सबको एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम का डिले दे दिया जाता है। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि इसको 5 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम दे दिया, इसको 2 माइक्रो सेकेंड्स का दे दिया, इसको 50 माइक्रो सेकेंड्स का दे दिया, तो रैंडम पीरियड ऑफ टाइम का डिले सबको दे दिया जाता है। ठीक है, ताकि दोबारा 2 कंप्यूटर एक टाइम पे मैसेज ना भेज सकें। इसको जो टाइम दिया गया ये उससे पहले मैसेज नहीं भेज सकता, इसको जो टाइम दिया गया है, रैंडम पीरियड ऑफ टाइम जो दिया गया उससे पहले ये नहीं भेज सकता, इसको जो दिया गया उससे पहले ये मैसेज दोबारा नहीं भेज सकता, तो एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम का डिले आ जाता है। इसे कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। जिस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमारा ईथरनेट जो है वो इस कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा है और उस कोलिजन को ख़त्म कर रहा है।
इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कोई कंप्यूटर मैसेज भेजता है 64 बाइट से कम, तो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ ऐड करके, ये जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है, एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ उसके अंदर ऐड करके उसको मुकम्मल 64 बाइट्स का कर देता है, और इस चीज़ को कहते हैं पैडिंग। तो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ की पैडिंग कर देता है। तीसरी टेक्निक है CSMA/CR कोलिजन रेजोल्यूशन, जिसका ये मतलब है कि मल्टीपल डिवाइसेस कैन टॉक एट वंस, यानी मल्टीपल डिवाइसेस एक टाइम पे मैसेज भेज सकती हैं। होता ही है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक टाइम पे मैसेज सेंड कर दें और आगे बस फ्री ना हो, तो उन कंप्यूटर्स की तरफ से तो मैसेज सेंड हो जाता है, लेकिन जो ईथरनेट है वो ये डिसाइड करता है किस डिवाइस के मैसेज को पहले प्रायोरिटी देनी है, किसका मैसेज पहले सेंड करना है और बाकियों को वेट करवाना है। तो ये खुद ही इसको हैंडल कर लेता है कि किसका मैसेज पहले भेजना है। तो ये एक तीसरी टेक्निक थी ईथरनेट की। लास्ट इसके अंदर हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं कि बस टोपोलॉजी के फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। एडवांटेजेस इसके ये हैं कि इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ये जो सेंट्रल वायर है इसको इंस्टॉल करना आसान होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कम हों, उस सूरत हाल के लिए, उस केस के लिए ये जो टोपोलॉजी है ये बेस्ट है। जब नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कम हों तो तब ये टोपोलॉजी फास्ट काम करती है, तब ये टोपोलॉजी अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसका नुकसान ये है कि अगर सेंट्रल वायर कहीं से ब्रेक हो जाती है, अगर वायर कहीं से ख़राब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। कंप्यूटर्स ठीक हैं, लेकिन कहीं से वायर ब्रेक डाउन हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। दूसरा इसका नुकसान ये है कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेटवर्क स्लो होता चला जाएगा। जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे, डजन्स ऑफ कंप्यूटर्स ऐड हो गए नेटवर्क में, नेटवर्क स्लो हो जाएगा। ये किसका नुकसान। इसके अलावा एक इसका एडवांटेज और है कि अगर किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो पूरे नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, कि एक कंप्यूटर के ख़राब होने से, आगे जाके कुछ टोपोलॉजीज़ पढ़ेंगे जिनमें एक कंप्यूटर के ख़राब होने से सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें नुकसान ये है कि अगर सेंट्रल बैकबोन कहीं से ब्रेक हो जाती फिर पूरा नेटवर्क डाउन होगा। उम्मीद है कि इतनी आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और इसकी जो टाइप्स हैं, डी फैक्टो और डी जोर स्टैंडर्ड्स, वो क्या होते हैं। इसके बाद हमने बस टोपोलॉजी पे डिटेल से डिस्कशन की। बस टोपोलॉजी में कैसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर्स आपस में राब्ता कैसे करते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे को मैसेज कैसे सेंड करता है, और बिलफर्ज अगर कोलिजन आ जाए तो हमारा जो प्रोटोकॉल है ईथरनेट, वो किस तरह से इस कोलिजन को रिजोल्व करता है। ईथरनेट की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और ईथरनेट बस की दो जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं, थिक नेट और थिन नेट, वो कौन कौन सी हैं। डिटेल से हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया और ये एक मेजर लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बुक से ज़रूर इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।